नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अपना मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में नवीन पाठ्यक्रमानुसार अपने जो ये टॉपिक जुड़ा हुआ है उसी टॉपिक को लेकर अपनी ये क्लास आज जारी रख रहे हैं। इससे अपने 4 लेक्चर हो चुके थे। कितने लेक्चर हो चुके थे? अपने 4 लेक्चर हो चुके थे, 4 क्लास हो चुकी थी। ये अपनी 5वीं क्लास है, देखना इसमें। और ये जो PDF फाइल अपने YouTube चैनल पर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध रहेगी। और जो मैं वीडियो हूँ उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF फाइल को। तो देखते हैं। भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान एवं उनकी तकनीक। भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान एवं उनकी तकनीक के बारे में इसमें देखेंगे। और भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान एवं उनकी तकनीक, टॉपिक का नाम क्या रहेगा अपने इसमें? भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान होंगे एवं उनकी तकनीक होगी। कौन कौन सी तकनीक यूज की गई है, कौन सी तकनीक यूज की जाती है, ये देखते हैं। तो प्रक्षेपण यान की परिभाषा देखते हैं अपन। प्रक्षेपण यान की परिभाषा है, तो प्रक्षेपण यान की परिभाषा को देखते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले प्रक्षेपण यान की परिभाषा के बारे में देखते हैं। प्रक्षेपण यान की परिभाषा क्या कहती है? भारतीय कृत्रिम उपग्रहों को भूकक्षा में स्थापित करने के लिए जिन यानों की आवश्यकता होती है उन्हें प्रक्षेपण यान कहते हैं। देखो, यहाँ प्रक्षेपण यान को ध्यान से पढ़ना है। प्रक्षेपण यान की परिभाषा क्या है, प्रक्षेपण यान किसे कहते हैं? देखो, भारतीय कृत्रिम उपग्रहों को, जैसे अपने भारतीय कृत्रिम उपग्रह नहीं हो, किसी भी देश के कृत्रिम उपग्रह हो, उनको क्या किया जाता है? भारतीय कृत्रिम उपग्रहों को भूकक्षा में, जो कल अपने से पहली क्लास में भूकक्षाओं के बारे में पढ़ा था, क्या ऊंचाई के आधार पर, धरती से ऊंचाई के आधार पर उनकी भूकक्षाएं स्थापित की गई थी अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से। उन उपग्रहों को भूकक्षा में ले जाने के लिए, या कह सकते हैं अपन स्थापित करने के लिए, यानी अपन यहाँ से पृथ्वी से उस कक्षा में स्थापित ले जाने के लिए जिन यानों का अपनी आवश्यकता होती है, यानी जो चीज़ अपन ले जाने की आवश्यकता होती है जिन यानों की, वो क्या कहलाते हैं? प्रक्षेपण यान कहते हैं। इन्हीं यानों की सहायता से सैटेलाइट को क्या करते हैं अपन? विभिन्न भूकक्षाओं में स्थापित किया जाता है। अकॉर्डिंग जिस सैटेलाइट जिस कक्षा के लिए बनाया है अपने, उस सैटेलाइट को उसी कक्षा में स्थापित करने के लिए इन्हीं यानों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रक्षेपण यान कहते हैं। इन यानों की सहायता से क्या होता है? सैटेलाइट को विभिन्न भूकक्षाओं में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब देखो, 2 पॉइंट की तरफ से दूसरा, प्रमुख प्रक्षेपण यान और उनकी तकनीक इस प्रकार है। यहाँ पर अपन प्रमुख प्रक्षेपण यान की चर्चा करेंगे और उनकी तकनीकी, कौन कौन सी टेक्निक यूज की गई है, क्या क्या तकनीकी है, इस प्रकार से अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी तकनीकी इस प्रकार है। SLV, इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV का फुल फॉर्म क्या है? इनके सबके फुल फॉर्म भी याद रखना है। SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये भारत द्वारा विकसित पहला प्रक्षेपण यान है, यानी ये भारत के द्वारा सबसे पहला प्रक्षेपण यान है। 1997 में इसका परीक्षण किया गया। कब परीक्षण किया गया इसका? 1997 में। और इसके द्वारा 40 किलोमीटर तक के सैटेलाइट को LEO कक्षा में स्थापित किया जा सकता था। तो देखो, ये जो प्रक्षेपण यान बनाया गया था, इसका नाम था SLV, और इसका फुल फॉर्म क्या कहेंगे अपन? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोल सकते हैं। ये भारत द्वारा विकसित क्या हुआ था? पहला प्रक्षेपण यान है, और 1997 में इसका परीक्षण किया गया। और जो ये प्रक्षेपण यान था, इसकी क्षमता कितनी थी? 40 किलोमीटर तक के सैटेलाइट को ले जाने की इसकी क्षमता थी। और इसको कौन सी कक्षा में स्थापित किया जाता? इस सैटेलाइट को क्या LEO कक्षा में स्थापित किया जाता? इस प्रक्षेपण यान के द्वारा सिर्फ LEO कक्षा में ही स्थापित किया जा सकता था सैटेलाइट को। ठीक है, इस SLV में केवल ठोस प्रकार, तो इस SLV में केवल ठोस प्रकार का ईंधन का ही प्रयोग होता था। इस SLV में
क्या किया जाता था, केवल ठोस प्रकार का ईंधन का प्रयोग होता था। अब देखो ASLV एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये SLV का एक परिष्कृत रूप था जिसकी भार वहन क्षमता बढ़कर 150 किलोग्राम हो गई। इसको क्या किया था, अपडेट किया गया। इस अपडेट में क्या किया गया, इसकी भार क्षमता को बढ़ा दिया गया। कहाँ तक बढ़ा दिया गया, 150 किलोमीटर हो गई। वो 40 क्या हो गई, 40 किलोमीटर, इसका 50 किलोग्राम, वो 40 किलोग्राम था। इसका भार क्षमता कितनी थी, ये 150 किलोग्राम के सैटेलाइट को लियो कक्षा में स्थापित कर सकता था और इस सैटेलाइट स्थापित कर सकता था। अर्थात ये यान लियो कक्षा में 150 किलोग्राम सैटेलाइट स्थापित कर सकता था। अब देखो इसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्चर व्हीकल है। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित, विश्व में सबसे अधिक अच्छी तकनीकी और सर्वाधिक सफल न्यूनतम खर्च वाला लॉन्चर व्हीकल है। यह भारत का कौन से पीढ़ी का है, तीसरी पीढ़ी का लॉन्चर व्हीकल है और यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनाया गया था और विश्व में सबसे अधिक तकनीकी और सर्वाधिक सफल, यह क्या विश्व में सबसे अच्छी तकनीकी था और सर्वाधिक सफल भी रहता और सबसे कम खर्चीले वाला लॉन्चर व्हीकल है। यह यान पृथ्वी की लियो कक्षा में 1600 किलोग्राम तथा GEO कक्षा में 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट ले जाने में समर्थ थे। तो देखो, जो इससे पहले का जो सैटेलाइट थे उसको सिर्फ लियो कक्षा में स्थापित किया जा सकता था सैटेलाइट को। इसके द्वारा लियो और GEO कक्षा में भी सैटेलाइट को ले जा सकता है, यानी स्थापित किया जा सकता था और इसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई थी। 16 किलोग्राम और 1100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट ले जाने में समर्थ था ये। इस यान में क्या था, ठोस ईंधन के साथ साथ तरल ईंधन का भी प्रयोग किया गया है। देखो इसमें क्या किया गया है, ठोस ईंधन का क्या प्रयोग किया गया है, ठोस ईंधन के साथ साथ तरल ईंधन का भी प्रयोग किया गया है। इसके महत्वपूर्ण संस्करण कौन से हैं, देखो इसका संस्करण कौन कौन से, PSLV-CA बनाया गया, फिर PSLV-G, इसको थोड़े से मॉडिफाई किएगा, उसको ये नाम दिया गया PSLV-XL, इसका नाम दिया गया, ये इसके संस्करण है। अब देखो उपयुक्त संस्करणों में सर्वाधिक विकसित संस्करण कौन था, PSLV-XL है। PSLV-G में स्टेप अप ऑन मोटर्स का उपयोग किया गया है। स्टेप अप यानी स्टेप अप माने इसको बोलते हैं, स्टेप अप माने बढ़ाना, मोटर को और स्पीड बढ़ाने वाली मोटर का स्पीड का इसमें प्रयोग किया गया। देखो ठोस ईंधन के रूप में 6-HTPV हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग किया गया था। ठोस ईंधन क्या था, उसमें हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन था इसमें, जिसका 6HTPV था, इसका उपयोग किया गया। SPLX में 12 टन के 6 विस्तारित स्टेप अप ऑन का प्रयोग किया गया। देखो PSLV-XL में 12 टन के 6 विस्तारित स्टेप अप ऑन का प्रयोग किया गया था। इसके प्रथम चरण में ठोस ईंधन वाला S-139 इंजन का उपयोग किया गया और PSLV अपने दूसरे चरण के लिए तरल रॉकेट इंजन का प्रयोग करता है, जिससे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। जिसे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसमें विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तरल ईंधन के रूप में UDMH प्लस N2O4 का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और PSLV 600 किलोमीटर की ऊंचाई से सन सिंक्रोनियस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकता है।
और PSLV ने 1994 में 2017 के बीच विदेशी ग्राहकों के लिए 48 भारतीय उपग्रह तथा 209 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसके अलावा इस यान ने 2008 में चंद्रयान प्रथम और 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखो लॉन्च किया था, इसने चंद्रमा और मंगल ग्रह की सफल यात्रा की। तो देखो PSLV का इसकी क्षमता क्या थी, 600 किलोमीटर की ऊंचाई के सन सिंक्रोनियस पोलर ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता थी और 1750 किलोग्राम तक के पॉलिड को ले जा सकता था। और PSLV ने क्या किया था, 1994 से 1917 के बीच 1994 से 2017 के बीच विदेशी ग्राहकों के लिए 48 भारतीय उपग्रह तथा 209 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसके अलावा इस यान में 2008 में चंद्रयान प्रथम और 2013 में मार्स ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, अर्थात इसमें चंद्रमा और मंगल ग्रह की सफलता यात्रा की। ये लॉन्चर का फोटो दिख रहा है। देखो PSLV का महत्व क्या है, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसके द्वारा विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है। PSLV का क्या महत्व है, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित। PSLV का महत्व यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। PSLV का क्या महत्व है, यह पूर्ण से अपने स्वदेशी तकनीक से निर्मित बनाया गया है। अपनी खुद की टेक्निक, अपनी इंडियन भारतीय तकनीक से निर्मित है। इसके द्वारा विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है। इसके द्वारा विदेश के उपग्रहों को, विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है। GSLV यानी जियो सिंक्रोनियस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं GSLV। यह भारत का एक विकसित अंतरिक्ष यान है जिसमें 4 तरल स्टेप ऑन मोटरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने किया था, 4 तरल स्टेप ऑन मोटरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विकास इंजन का उपयोग होता है। भारत द्वारा विकसित पहला क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग इसमें किया गया है। यह इंजन CE 7.5 लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। CE 7.5 में ईंधन के रूप में LO2 प्लस LS2 का उपयोग होता है। ये तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन का मिश्रण है। ये क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस LO2 का मतलब होता है लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। अब देखते हैं GSL MEO प्लस GEO SSO जैसी सभी कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम है। GSLV क्या है, MEO GEO SSO जैसी सभी कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम है। अब देखो नोट क्या करेंगे, क्रायोजेनिक इंजन। देखो नोट में देखें क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक निम्न ताप वाला इंजन है जिसमें -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तापमान होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है, निम्न तापमान वाला इंजन है जिसमें -150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तापमान होता है। क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को बहुत ही कम तापमान -150 क्या है, देखो बहुत ही कम तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड से -170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भरा जाता है हाइड्रोजन के मिश्रण को। तो देखो क्या होता है, द्रव्य हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव्य ऑक्सीजन -178 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत रूस ने भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। देखो क्या हुआ था, 1991 सोवियत संघ के विघटन के उपरांत रूस ने भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। अतः भारत स्वनिर्मित तकनीकी से क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया है। ब्रह्मोस मिसाइल में इसी का उपयोग हुआ है। देखो भारत में GSLV की 3 पीढ़ियाँ मानी जाती हैं। कितनी पीढ़ियाँ मानी जाती हैं भारत में, GSLV की 3 पीढ़ियाँ मानी जाती हैं। GSLV MK फर्स्ट रूसी सहयोग से विकसित हुई थी। ये तकनीक 3 पीढ़ियों फर्स्ट, इसको फर्स्ट तकनीकी बोल सकते हैं। GSLV MK सेकेंड, GSLV MK थर्ड। GSLV MK थर्ड सर्वाधिक क्षमता वाला भारतीय अंतरिक्ष यान है।
यह इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाली भारी लिफ्ट। इस यान में देखो 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल है। इस यान में 2 ठोस स्टेप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण होता है। 2 स्टेप ऑन मोटर्स के मुख्य तरल बूस्टर के दोनों ओर स्थित है। S-200 इंजन का प्रयोग हुआ है। ये जो चित्र है, अब देखो GSLV M30 के द्वारा ही सफलतापूर्वक क्या हुआ था, चंद्रयान सेकंड अभियान को संपन्न किया गया है। GSLV M30 के द्वारा ही सफलतापूर्वक चंद्रयान सेकंड अभियान को संपन्न किया गया है। यह अभियान कब चालू किया गया था? 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से संपन्न किया गया। और RSLV रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, भारत ने अभी इसका विकास नहीं किया है। भविष्य में मानव को ले जाने वाला यह यान बनाए जाने का कार्यक्रम है। देखो RSLV क्या है? रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। भारत ने अभी इसका विकास नहीं किया है। भविष्य में मानव को ले जाने वाला यह यान बनाए जाने का कार्यक्रम है। तो ये अपना यहीं पर आज इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इससे आगे आने वाली क्लास अगले लेक्चर में रहेगी, अपनी अगली क्लास रहेगी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो कैसा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे उन गरीब लोगों को भी फ़ायदा उठा सकें जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग के। ये निःशुल्क क्लास, ये मेरी निःशुल्क क्लास है। निःशुल्क क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सकें। ये CTET MP-TET के लिए है, इम्पोर्टेंट है। ये MP-TET में अपना 2020 में नए सिलेबस में ये टॉपिक आया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। इसकी लगभग 6, 7, 8 क्लास रहेंगी अपनी, 10 के लगभग तो रहेंगी इसमें। कुछ मैं ये थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद अपनी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को लेके आऊँगा जितनी संभावना हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।